जय हिंद एंड वेलकम टू विजार्ड ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल्स ऑफ प्रीएम्बल के बारे में, जो कि टोटल 5 तरह का है और हम लोग उन सब का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप इन सब कंटेंट का जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ उसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले या सिंपली टेलीग्राम पर जाकर विजार्ड ऑफ नॉलेज सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन। तो प्रीएम्बल में भारत के लोगों के लिए टोटल 5 तरह के आइडियल्स दिए गए हैं। पहला है सोवरेनिटी, फिर सोशलिज्म, तीसरा सेकुलरिज्म, चौथा डेमोक्रेसी और पांचवा रिपब्लिक। तो एक एक करके आइए इन सब के बारे में देखते हैं। तो पहला है सोवरेनिटी। तो आइए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सोवरेनिटी का मतलब है कि किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो, बोले तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और वो किसी भी दूसरे पावर को देश के शासन के रिगार्डिंग सुप्रीम ना समझे, वो चाहे देश के सीमा के भीतर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हो। हालांकि एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद कोई भी देश अपने आप को पूर्ण रूप से सार्वभौम यानी कि सोवरिन क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, उसकी सदस्यता और डब्ल्यूटीपी, एनएसजी इत्यादि के एग्रीमेंट्स देशों को सोवरेनिटी पे एक तरह का रोक लगाता है। लेकिन 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 इंडिया के केस में ये कहना गलत होगा कि हम लोग सोवरिन नहीं हैं। अब ऐसा क्यों है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ साल पहले जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला करके उसका एक पार्ट क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाने का कोशिश किया। तब इंडिया ने ऐसा करने से मना कर दिया, या आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन बोले तो सैंक्शन का सपोर्ट करने से मना कर दिया। और पहले का छोड़ो, अभी की ही बात ले लो, अभी भी युद्ध चल रहा है, फिर से अमेरिका सैंक्शन खेल रहा है और हम लोग खुलेआम पेट्रोलियम इत्यादि का व्यापार कर रहे हैं रसिया से। और तो और उसी पेट्रोलियम को रिफाइन करके हम यूरोप को भी चिपका देते हैं, बोले तो टिपिकल भारतीय की निशानी है ये। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोग इन बॉडीज के रूल से भले ही बंधे हुए हैं, पर यह भी सच है कि ये राष्ट्र के लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ना कि किसी देश या सो कॉल्ड सुपर पावर को खुश करने के लिए। तो उम्मीद कर सकता हूं कि मैं इन चीजों की मदद से आप सोवरेनिटी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले आइडियल की तरफ, तो वो है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का जो मीनिंग प्रीएम्बल में है वो जानने से पहले हम लोग सोशलिज्म को सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोशलिस्ट होना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सभी इक्वल हो, बोले तो बराबर हो, और हर कोई अपने कैपेबिलिटी के बोले तो क्षमता के आधार पर कंट्रीब्यूट कर सके और जो प्रोडक्ट निकले वो सभी में बराबर बराबर बांटा जाए। सोशलिज्म को 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका आता है नेशनलाइजेशन, बोले तो राष्ट्रीयकरण, जैसा कि रसिया और चाइना ने किया था। इसको हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि जितने भी उद्योगपति हैं उनसे उनका सारा इंडस्ट्रीज और सारे किसानों से उनसे उनका खेत ले लिया जाए और वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ऐसे कि किसी भी आदमी के पास उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा या ग्रो करेगा और जो भी आउटपुट होगा वो सारे में बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म। और दूसरा आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि फेबियन सोशलिज्म। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं कुछ रेगुलेशंस के साथ। इसमें एक टर्म आता है लैंड सीलिंग, यानी कि कोई भी आदमी या कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखो, हमारे देश के जितने भी मतलब उद्योगपति बोले तो अमीर अंबानी के तरह कोई भी रिच पर्सन चाहे तो इंडिया का पूरा लैंड खरीद सकते हैं या बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी इम्पोज किए हैं कि जितना ज़्यादा वो कमाएंगे उतनी ज़्यादा मनी उनको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा और उस टैक्सेस को गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे गरीब लोगों को खिलाने में यूज करेगी। तो
आइए अब हम लोग सोशलिज्म को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा के तौर पे बोले तो प्रियम्बल के भाषा के तौर पे देखते हैं। तो सोशलिस्टिक गोल का मतलब होता है कि एक सिस्टम जहां पे सारे लोग बराबर हों बिना किसी डिस्पेरिटी के। हम लोग सोशलिस्टिक गोल को दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसिया और चाइना ने नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण के तहत किया था। उन्होंने सारे बिजनेस और एग्रीकल्चर को लोगों से ले लिया, स्टेट ने उसको प्रोड्यूस किया और सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन हम लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया था जो कि था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ पे हम लोगों ने सारे लोगों को अलाउ किया कि ओके, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एक इंडस्ट्री रन करो या खेतों में कुछ उपजाओ, लेकिन ये इंश्योर करना कि जो भी प्रोड्यूस हो, जो भी उत्पाद हो, वो एक पर्टिकुलर रेट पे ही होना चाहिए और उत्पाद जो हो वो हर एक नागरिक तक जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका मतलब हुआ कि सोशलिस्टिक गोल को अचीव करना यानी कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के आधार पे। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्टिक गोल जो हमारे संविधान में है वो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। 39B ये कहता है कि जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज है सोसाइटी में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और 39C ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट किया जाए यानी कि एक जगह पे धन इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। तो उम्मीद है इन तरीकों से आप सोशलिज्म को अच्छे से समझे होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले आइडियल की तरफ जो कि है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट किसी भी धर्म को अपना आधिकारिक धर्म घोषित नहीं करेगा, यानी कि स्टेट ना तो रिलीजियस होगा, ना एंटी रिलीजियस होगा, ना इरिलीजियस होगा, बल्कि नॉन रिलीजियस होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया इन सब में से क्या है। तो रिलीजियस का मतलब होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन को अपना खुद का धर्म घोषित करते जैसे कि पाकिस्तान, ईरान। एंटी रिलीजियस का मतलब होगा कोई रिलीजन हो ही ना देश में। इरिलीजियस का मतलब होगा हम लोग रिलीजन की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, और नॉन रिलीजियस का मतलब होता है हम लोग सारे धर्म को अलाउ करें। इसीलिए जितने भी धर्म है इंडिया में जिसने अपना घर बनाया है उनको अधिकार है भारत की मिट्टी पर को एग्जिस्ट करना। इसलिए हम लोग इक्वली क्लोज हैं सारे रिलीजन से, मतलब कि हम लोग नॉन रिलीजियस हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे आइडियल की तरफ जो कि है डेमोक्रेसी। हम लोग के पास एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो कि एक आदमी एक वोट के सिद्धांत पे आधारित है, जिसको कि हमारा संविधान आर्टिकल 326 के तहत प्रदान करता है। हालांकि ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो तब प्रिवेल होता है जब सारे लोगों को सुना जाए कोई भी डिसीजन लेते समय। इसमें फ्री और रिस्पॉन्सिबल मीडिया, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र जुडिशियरी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि सारे लोग एक एक करके ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और दूसरा कारण होगा हमारे जो लोग हैं वो कास्ट, रिलीजन और सबसे बड़ा पैसे की तरफ उनका इमोशन जो है ये हमें ये करने से रोकता है। और हम लोग जब इस तरह की चीज़ों को लेते हैं कंसिडर में, अकाउंट में, अपने माइंड में लेते हैं तो हम लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और असाक्षरता जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोल है ऐसा करने में। इसीलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चुना था इंडिया में। तो अब हम देखते हैं अपना पांचवा और अंतिम आइडियल जो कि है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहां पे लोग सुप्रीम हो और कोई भी हेरिडेटरी यानी वंशानुगत शासक नहीं हो, और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाए एक पार्टिकुलर यानी फिक्स टर्म के तहत लोगों के द्वारा, ना कि वंशानुगत वो चलता है। इसको ही हम लोग जो प्रियम्बल में है रिपब्लिक के तौर पे जगह दिए हुए हैं। तो उम्मीद है इन सारे आइडियल्स को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन के साथ। तो अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।